Jai Hind. Welcome to the Nupur Tiwari Show on special series on Indian Army, the shield that defends India. And we all know बहुत सारे जो इंडियन आर्मी के साइड है हम बहुत सारे जानते हैं, especially the brave. We know how brave our Indian Army's soldiers and officers are, but you know that they do a lot of fun also. And I think you all have seen that TV series. I think that was in 80s. It was Fauji, and I have got a lot of questions that are they like that? So yes, we have a lot of questions. So to answer those questions, we have Lieutenant Colonel Rohit Mishra with us to answer these kind of questions. So Rohit, welcome to the Nupur Tiwari Show once again. Jai Hind, Nupur, lovely to be back. Jai Hind. So Rohit, actually we have got a lot of questions that many people, at that time in 80s, they were like children and they had seen that TV drama Fauji, and they said our Faujis are like that, that little bit witty, little bit they lot of fun, they have seen a lot of fun having that TV drama. तो आप लोग क्या ऐसे ही कुछ करते हो, मतलब कितने मस्ती होते हैं आपके आर्मी में? तो क्योंकि बहुत सारे हम ब्रेवरी तो हम जानते हैं कि आप लोग कितने ब्रेव होते हो, लेकिन हम वो मस्ती साइड आज जानना चाहेंगे. एक्चुअली अनुभव आर्मी में तो मैंने मस्ती की है. आर्मी वाज फन. ठीक है, आप ब्रेवरी की बात करते हो, आप खतरे की बात करते हो, लेकिन जितना मजा फौज में है, क्योंकि एक तो मेरे को इसलिए लगता है कि मजा इसलिए फौज में ज्यादा है क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं. प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने किसी बच्चे को वो बनना चाहता है एक्टर, आपने बना दिया उसको इंजीनियर, तो जिंदगी भर उसका दिमाग एक्टिंग पे रहता है, इंजीनियरिंग तो वो क्या करेगा. हम जब फौज में आते हैं तो हम लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपने मन से आते हैं, दिल से आते हैं. बहुत एग्जाम्स पास करने के बाद, SSB पास करने के बाद, फिजिकल्स पास करने के बाद, मेडिकल्स पास करने के बाद, उसमें से भी 100 से 2 बच्चों को लेते हैं. तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम वो लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जिंदगी भर जो इस काम में हमारा मन था, जिस काम में हमारा दिल था. और अगर आप वो काम करो जिस चीज में आपका मन था, तो फिर ऑब्वियसली आप तो मस्ती करोगे ही, क्योंकि आपके ऊपर वो कंपल्शन नहीं कि यार मैं ये नहीं, मैं ये कर रहा होता. अच्छा, फौज में क्या है ना, आप फौज में आते हो, ठीक है, एक नौकरी है, एक करियर है, बट दिस इज दी ओनली करियर जिसपे मतलब आप अपने करियर के साथ साथ सरकार आपको पैसा देती है अपने आप को फिजिकली फिट रखने का. अब हम सिविल लाइफ में जिम जाते हैं, हजारों रुपए देते हैं जिम जाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए. फौज बोलती नहीं, सवेरे 5 बजे उठो, अपनी बॉडी बनाओ. ठीक है ना. हम स्टेडियम्स जाते हैं, इतने महंगे महंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, बच्चों को भेजते हैं. फौज में तो ये हमारा वे ऑफ लाइफ है कि आपको शाम को 4:30 बजे बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, सब कुछ खेलना है. और 2 दिन ऐसे निर्धारित होते हैं जिसमें आप अपने मन मर्जी का गेम खेल सकते, मे बी लाइक गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, जो ट्रूप्स के साथ नहीं है. और बाकी जब हम ट्रूप्स के साथ खेलते हैं तो फिर तो उनके साथ मौज मस्ती होती है. तो अच्छा, उसके अलावा अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो, आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो, आप समुद्र की सैर भी कर सकते हो. और इन सबका जो बेस्ट पार्ट ये है, इनका जो खर्चा है वो सरकार उठाती है. तो अब आप नौकरी भी कर रहे हो, अपने आप को फिजिकली फिट भी रख रहे हो, आप मौज मस्ती भी कर रहे हो, आप एडवेंचर भी कर रहे हो, और इन सबके पैसे भी नहीं दे रहे आप. Wow, इससे अच्छी नौकरी और कहाँ होगी. This is itself a fun life, है ना. और जो आज मतलब आर्मी में जाने के लिए जो प्रिपरेशन ले रहे हैं, एंड स्पेशली दे आर इन ए डिलेमा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, आई थिंक ये सब सुनने के बाद वो तो पूरी तरह दैट वुड बी वेरी एक्साइटेड कि मुझे जाना ही है, राइट? एब्सोल्युटली. अब जैसे मैं बताता हूँ, एकेडमी में जब मैं था, आई ऑलवेज वांटेड टू डू पैरासेलिंग. तो हमारे वहाँ क्लब्स थे. दिस यंगस्टर ऑफ माइन जो मेरे साथ स्काउट बटालियन में था, उसको घुड़सवारी का शौक था. वो कभी जिंदगी में घोड़े में नहीं बैठा, एंड आज की तारीख में वो इंडियन पोलो टीम का एक हिस्सा है. मेरे को पैरासेलिंग का शौक था, तो एकेडमी में पैरासेलिंग थी, तो पैरासेलिंग कर ली.
तो वो एडवेंचर की जो स्पिरिट है ना, वो एकेडमी से ही अंदर डालती है कि यार तुमको पैरासेलिंग करनी है, तुम पैरासेलिंग कर लो, तुमको जो करना। अब जैसे आईएमए के स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ ऋषिकेश में राफ्टिंग पे जाते हैं। अब तो एडवेंचर तो आपको वो जब 20-21 साल के, उसी टाइम उनके अंदर एडवेंचर आपने डाल दिया, जब वो एनडीए में तभी आपने डाल दिया। तो या This is the इट्स फन। life itself a musty. या ऊपर से थोड़ी खतरे की लाइफ तो खैर हमारी होती है, और अब अगर वो तो खतरे है की ही। लाइफ है तो द आइडिया इज एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, पूरी जिंदगी जियो। Exactly. मतलब एक Exactly. भरपूर जिंदगी अगर आपको जीनी है तो देन आर्मी इज द प्लेस फॉर यू। जैसे रोहित ने बताया कि आपको अगर भरपूर जिंदगी जीनी है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। तो रोहित, ऐसे कुछ कहानी सुनना चाहेंगे आपके खुद के, जो यू कैन जस्ट स्टिल रिमेम्बर, कि अभी भी मतलब रिमेम्बर करके आप हंस पड़ते हो, ऐसे कुछ कहानी हम जानना चाहेंगे। ऐसी तो हजारों कहानियां होंगी जिसको सुन के मैं हमेशा जब भी शाम को बैठता हूं तो अपने जवानों की याद करता हूं, अपने सबॉर्डिनेट्स की याद करता हूं, अपने सीनियर्स का वो करता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। अब तो ये पोस्ट ही अबॉलिश कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, 96 की। तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास रोज जाके खड़ा हो जाता था। अच्छा, हमारे ऑफिसर्स कोई दाएं बाएं गए हुए थे, किसी को कहीं भेजा हुआ था, कोई कहीं कोर्स में गया हुआ था, तो हम टोटल गिन के 4 ऑफिसर्स थे। अब एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट मेरे को 3-4 जॉब दे रखे थे। एडजुटेंट भी बना दिया, गाड़ियों की देखभाल करनी है, क्वार्टर मास्टर का काम भी करना है, प्लस एक आधा कंपनी भी उन्होंने बोली सब संभालो। अब 2 साल की नौकरी। मैं सीओ के पास जाता था, तो हम सीओ साहब पुराने जमाने के, पुराने ख्यालात के थे, तो उनका सिखाने का तरीका बड़ा अजीब था। तो मैं जब भी उनके पास जाता था तो वो बोलते थे अच्छा ये काम हुआ, मैं बोलता सर नो सर आई चेक बैक सर। अच्छा ये हुआ, नहीं सर मैं भी चेक बैक करके आपको बताता हूँ। ये तो मतलब वो 50 सवाल पूछते थे, 50 में मैं चेक बैक करता था, पता करता हूँ सर, अभी बताता हूँ सर, थोड़ी देर में बताता हूँ सर, यही मेरा जवाब रहता था। तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, सोचे ले में हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं 9,000 प्लस की ऊंचाई पे, क्योंकि स्पोर्ट्स तो होना ही है। तो सडनली मेरे पास एक जवान है, उसने बोला सीओ साहब ने आपको वर्दी में बुलाया ऑफिसर मेस में। अब मैं घबरा गया, मैंने बोला वर्दी में बुलाया है, वो भी ऑफिसर मेस में, बाकी ऑफिसर्स तो सीवीज में, किसी और के लिए ये आदेश नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला क्यों, कहता पता नहीं, गुस्से में थे। अब मैंने बोला कि जितना मैं ये सब देख रहा हूँ, चेक बैक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब जितना निकम्मा मैं था उसका आज सबका विश्लेषण होने वाला है, और आज पड़ेगी मेरे को अच्छी खासी जमकर। तो मैं पहुंचा वहां पे, मैं भी था और मेरे साथ एक और ऑफिसर थे जो अब ब्रिगेडियर है, वो कैप्टन थे, और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। हम दोनों को बुलाया गया, और जब बाई चांस हम दोनों की शक्लें एक जैसी लगती थी तो सब हमको डबल ट्रबल बोलते थे बटालियन में। हम वहां पर पहुंचे और हम लोग पहले सीओ के मेस जाने से पहले सीओ के पास गए कि अगर डांट पड़नी है तो अकेले में पड़ जाए, सबके सामने क्यों पड़े। तो मैं उनके पास हम लोग उनके पास गए, तो हमने बोला सर यू कॉल्ड अस इन यूनिफॉर्म, कहते हैं यस। सर यू कॉल्ड इन द मेस, कहते हैं यस। तो इससे पहले हम कुछ बोल पाते, उन्होंने इतने घूर के हम लोगों को देखा, हमारी हिम्मत ही नहीं, हम लोग सीधे मेस में भाग गए। अब मेस में आप बिलीव नहीं करेंगे क्या हो रखा था, मेस में हमारी प्रमोशन उन्होंने प्लान की। तो मेरे को सेकंड लेफ्टिनेंट से डायरेक्टली कैप्टन बना दिया गया, और जो दूसरे ऑफिसर थे उनको कैप्टन से मेजर बना दिया। अच्छा, अब पार्टी हुई, कहानी खत्म हुई, एवरीबॉडी हैड अ ड्रिंक, गाना बजाना सब कुछ हुआ। अब नेक्स्ट डे मैं फिर सीओ के पास पहुंचा, फिर वही अपने 50 चीजें। उन्होंने बोला ये काम हुआ, मैंने सर आई चेक बैक, सर ये काम हुआ, मैंने फिर वही 50-60 में मैंने वही सब सवालों के जवाब देने शुरू किया। अब उन्होंने सीधे से वहां से उठा के अपनी केन फेंकी मेरी तरफ, लगी नहीं मेरे को ऑब्वियसली, और उन्होंने बोला तुम एक कैप्टन हो, तुमसे ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि तुम इस तरीके के जवाब दो। मैं वापस आया, मैं सोचने लगा, बगल वाले अपने ऑफिस में आया, मैंने कहा कल तक तो उनको सब चीज मंजूर थी, आज ऐसा क्या हो गया कि मतलब उनको ये सब चीजें मंजूर नहीं है और मेरे को डांट पड़ गई है। सो मैं उनके पास गया 1:30 बजे के बाद, थोड़ा माहौल जो ऑफिस का होता है ना वो बहुत आराम से हो जाता है, आप जाके आराम से बात कर सकते हो, इतना ऑफिशियल्स नहीं रहता। मैंने बोला सर वाई, तो उन्होंने बोला रोहित कल तक तो सेकंड लेफ्टिनेंट था, आज अपने कंधे देख, पहले एक तारा था, 3-3 तारे लगे हैं तेरे कंधे पे, तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, तो बिकम अ लीडर नाउ। अब तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम बोलो कि सर मैं देखूंगा। अब जब तुम मेरे पास आओ तो सब चीजों के जवाब लेकर आओ, बिकॉज दैट इज व्हाट एन ऑफिसर इज सपोज टू डू।
हर बार तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। एंड दैट इटसेल्फ वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। छोटी सी कहानी बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि किस तरीके से उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, यू नो। एंड एज अ कैप्टन सडनली मेरे को लगने लगा यार हाँ मेरी तो जवाबदारी बहुत बढ़ गई, मेरी तो जवानों के प्रति जवाबदारी बढ़ गई। आई बिकेम मोर सीरियस इन लाइफ। तो वो जो था ना, तो मतलब आर्मी में क्या होता है कि चीजें होती है। अब जैसे मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, मैं उस जमाने में इतनी ज्यादा गाड़ी गुड़ी आजकल तो हर बच्चा बच्चा गाड़ी चलाता है, लाइसेंस ना भी मिले तो भी गाड़ी चलाता है। हमारे टाइम पे इतना नहीं था। आई मीन लाइक 92 93 में 94 में मैं कमीशन हुआ था। मेरे पास मोटरसाइकिल थी एक RX 100, तो मैं मोटरसाइकिल खूब चलाता था, लेकिन मेरे को फोर व्हीलर नहीं चलाना। और मेरे एक सीनियर थे, वो एक रियासत के प्रिंस हुआ करते थे, तो उनको गाड़ियों का शौक, क्योंकि घर में गाड़ियां ही गाड़ियां भरी हुई थी। तो मतलब वो तो आंख बंद करके सो रहे होते थे, तो और बगल से गाड़ी निकल जाती थी तो वो बता देते थे इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। तो और हमारे एक तीसरे ऑफिसर थे जो कि जबलपुर से कोर्स कर कर आए थे, जिसमें उनको डेल्टा ग्रेडिंग मिली थी, मतलब डिस्टिंक्शन मिला था। वो क्वार्टर मास्टर कोर्स था। तो जब वो हम लोग सब ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सीओ ने बोला कि रोहित बन जाएगा एमटी प्लेटून कमांडर, मतलब मैकेनिकल, मतलब मेरे को जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, मेरे को गाड़ियों का रिस्पॉन्सिबल बना दिया। और जिनको गाड़ियों का शौक था उनको बना दिया क्वार्टर मास्टर। और जो अफसर क्वार्टर मास्टर का कोर्स पे डिस्टिंक्शन लेकर आया था, उसको क्वार्टर मास्टर बना के उसको कुछ और बना दिया। तो हम लोग वही बैठ के सोच रहे थे कि यार अगर इन सर को गाड़ियों का दे दिया होता तो ज्यादा बेटर रहता। इनको गाड़ियों का सब पता है, वो तो डिस्टिंक्शन लेकर आए हैं, ही वुड हैव डन अ बेटर जॉब। फिर 2-4 दिन बाद हमने बैठे आपस में बातचीत वगैरह की, तो हम लोग सीईओ के पास पहुंच गए हमको कि सर मेरे को ये दे दो, उनको ये दे दो, उनको ये दे दो, हम सब खुश रहेंगे। कहता रोहित, अगर मैं तेरे को वो तो क्वार्टर मास्टर कोर्स कर कर आया है, डिस्टिंक्शन लेकर आया, दैट मींस ही इज ऑलरेडी गुड एट इट। अब उसको कुछ और सीखने दे। तेरे को गाड़ी नहीं चलाना आता तो गाड़ियों के बारे में सीख। और जिनको गाड़ियों का शौक था वो कहते हैं यार इसके घर में तो गाड़ी अपनी हुई है, और गाड़ी लेके क्या करेगा, इसको क्वार्टर मास्टर का काम करना है। सो यू नो, जिस तरीके का काम का डिवीजन हुआ, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि हर आदमी ने एक नई नई चीज सीखी, which I think somehow probably I do not know corporate world के ऊपर मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, शायद इतना नहीं होता होगा, बट हाँ फौज की छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, these are the things that wins your heart and these are the things that get smiles on your face. एग्जैक्टली एंड देयर इज एन इक्वालिटी आल्सो, है ना। तो इक्वालिटी मैं इस तरह से बोलूंगी क्योंकि आपको नहीं आता था गाड़ी चलाना, इसलिए आपको इक्विप्ड, आपको वो डिपार्टमेंट दिया गया जिससे आप उसका भी बराबरी कर सको कि हाँ व्हेन यू विल नो कम टू नो हाउ टू ड्राइव और हाउ टू यू नो द मोर अबाउट यू नो मोर अबाउट कार, ये सब जान जाओगे तो यू नो एक लेवल पे तीनों आ जाएंगे कि हाँ किसी को ऐसा नहीं है कि बस आई एम द बेस्ट एट इट, कि हाँ तीनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सेंस ऑफ इक्वालिटी ये भी बहुत बहुत है आर्मी में। बिल्कुल, सेंस ऑफ इक्वालिटी ज्यादा इस चीज से भी आती है कि हम जब अपनी बटालियन में गया, मैं कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ, तो हम लोग जब अपनी बटालियन में गए तो हमारे सीओ ने बताया हमारी बटालियन बाकी बटालियन से अलग है। आई एम श्योर हर सीओ अपनी बटालियन के बारे में ये बोलता है, तो हमको भी ये सुनने को मिला। तो ही सेड हमारे यहाँ जवानों के साथ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, राइट। और बिलीव नहीं करोगे हमारे जवान उस जमाने में भी एजुकेटेड थे, क्योंकि ये उत्तराखंड जो रीजन है वहां पर एजुकेशन की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब सवेरे हम पीटी कर रहे होते थे तो हम सब जैसे भाई होते हैं ना, फ्रेंड्स भाई, वो होते थे, साथ ही दौड़ते थे, साथ ही पुशअप, साथ ही ये मतलब वो 10 कदम ज्यादा आगे दौड़ेंगे तो हम उनसे 10 पुशअप ज्यादा मारेंगे, तो मतलब कंपटीशन होता था। और शाम को जब हम गेम खेल रहे होते थे तो गेम में तो कोई भाई बंदी नहीं होती थी। अगर मेरा किसी को मुक्का लग गया तो उसका भी मुक्का लग गया, गर्मा गर्मी हो ही जाती है ऑपोजिंग टीम्स के बीच में। तो इस तरीके से रहता था जब हम ऑपरेशंस करते थे। एंड मैं ओपनली अभी आपके ऑडियंस को बता सकता हूँ कि जब हम ऑपरेशंस करते थे, जब हमारी सिगरेट खत्म हो जाती थी, आई विल नॉट टेल पीपल टू स्मोक, मैंने बहुत साल पहले छोड़ दी है, लेकिन उस टाइम पे यंग थे, शौक था। तो जब ऑपरेशंस करते थे और अगर यू नो ठंड में कश्मीर में बैठे हम स्मोक करते थे अपने सर के ऊपर रेन कैप डाल के, ताकि दूर से किसी को यू नो दैट लाइटेड वो ना दिखे, धुआं ना दिखे, सीक्रेसी मेंटेन रहे। जब कभी हमारी सिगरेट खत्म हो जाती थी तो हम अपने जवानों की बीड़ियां ले लेते, यू नो। सो इट वाज दैट। अच्छा, जवानों को भी एक दो बार जब हमने जवानों से बीड़ी ली
तो उन्होंने साहब आप कहाँ बीड़ी पियोगे, आजकल तो जवान भी बीड़ी नहीं पीते, बट उस जमाने में पीते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, जिन जिन जवानों से हमने बीड़ी मांगी थी, वो सब जवान अपनी पॉकेट में एक पैकेट सिगरेट का रखने लगे कि अगर हमारे अफसर ने कभी मांग लिया तो हम उनको अपनी बीड़ी नहीं, हम उनको सिगरेट देंगे। सो दैट सिगरेट दे यूज्ड टू कीप ओनली फॉर अस। जब हमको पता चला तो ऑब्वियसली जवान का खर्चा क्यों करवाएं हम, तो हम लोग भी किसी ना किसी बहाने से ना अपना एक एक पैक उनके पास छोड़ दिया करते थे कि अच्छा तू ये रख ले, क्योंकि हमको पता था जब भी अगर हमारी खत्म हो और हमको चाहिए होगी तो ये हमको देंगे, तो वो हमारे पैकेट से निकाल के हमको दे देते थे। सो दैट वे एक कंट्रोल भी रहता था, और इन अ वे एक काइंड ऑफ भाईचारा भी बढ़ता था ऑपरेशन में, क्योंकि आपके सर के ऊपर से भी गोलियां जा रही हैं, उनके ऊपर से भी जा रही हैं, आप उनको बचाने की कोशिश करें, वो आपको बचाने की कोशिश करें, तो जो आप बोल रहे हो दैट ब्रदरहुड और दैट इक्वालिटी वाज ऑलवेज देयर। Exactly. और इससे So ज्यादा this is the Yeah, great example of brotherhood. Definitely, किसी को बीड़ी या सिगरेट पीने की हम encourage नहीं कर रहे हैं, definitely, but this is an example, and not only example. Actually, what happened? जैसे कि रोहित ने बताया कि he already long ago he quit smoking. तो आप लोग definitely smoking मत कीजिए. लेकिन these are the real story, real life story हुआ है, और ऐसे ही brotherhood होते हैं आर्मी में. तो मतलब ये जो छोटे छोटे कहानी है रोहित, मतलब ये लगता है कि किसी सिल्वर स्क्रीन से बाहर निकल के आ रहा है. और हमने देखा जो शेरशाह फिल्म, जो हमने वहां पे भी देखा कि एक आर्मी की लाइफ बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत ही शॉर्ट था, जो हमारे शेरशाह के लाइफ. लेकिन जो आर्मी की लाइफ इतने एडवेंचरस होते हैं और इतने मस्ती होते हैं उसमें. तो मतलब ये सब कहानी सुन के लग रहा है कि, और आप भी बोल रहे हो कि जिंदगी जैसे यू ऑलरेडी सेड दैट कि लिव फुलेस्ट, कि पूरी तरह जिया जाता है. तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि क्या कितना डिफरेंस होता है. आज जो दो हम लोग आज मस्ती की कहानी बहुत सारे सुनेंगे कर्नल रोहित से, फिर भी कि ये कितना डिफरेंस होता है कि ये सिविलियन लाइफ से और ये जो आर्मी लाइफ है, मतलब और किस तरह से डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू यू. मैं तो ये मानूंगा कि सी कॉर्पोरेट लाइफ के शायद अपनी खुद की अपने बहुत अच्छाइयां हैं, उनकी भी फन लाइफ हम श्योर होती होगी, लेकिन हमारी इसलिए शायद फर्क कर जाती है उनसे, क्योंकि हमारे एक आदेश पे हमारे, चाहे हम सेक्शन कमांडर हो 10 जवान के या 33 जवान हो प्लेटून के, या 100 से ज्यादा जवान हो कंपनी के, या 800 से ज्यादा जवान हो बटालियन के, ऑफिसर के एक कहने पे वो जवान अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार रहता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कभी खत्म नहीं होती। मेरे को लगता है जैसे कॉर्पोरेट में आप सवेरे 10 बजे पहुंचे और आप 4 बजे के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, अब आपको कल सवेरे जाके आप राम राम बोलोगे। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती। वो जवान छुट्टी भी गया है अगर, तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आदमी छुट्टी के 400-500 किलोमीटर, 1500-2000 किलोमीटर गया हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक टाइम ट्रेन पे बैठा, ठीक टाइम ट्रेन से आया, उसकी फैमिली की कोई दिक्कत, उसकी वहां की कोई समस्या, तो यहां तक कि वहां के डीएम डीसी एसपी से बात करना। तो हम लोग इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं अपने जवानों की लाइफ के साथ कि हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अभी मेरे को रिटायरमेंट हुए 5 साल हो गए, बट मेरे को अभी भी कॉल आते हैं, अभी भी उनको होता है कि अच्छा, वो भी एक हक से कॉल करते हैं, साहब मैं आपके साथ एलएमजी नंबर था, मैंने आपके साथ रॉकेट लॉन्चर उठाया हुआ है, ठीक है ना सर, मैं आपके साथ वो फलाने गेम हैंडबॉल में, बास्केटबॉल में था। तो यू स्टे कनेक्टेड, नंबर वन। और दूसरा क्या होता है कि एक, मतलब मेरे को लगता है कि जिंदगी भर की आपकी एक ऐसी एसोसिएशन हो सकती है कि अगर कभी आपको रात को 2 बजे भी कॉल आ गया, और अगर आपका कोई जवान है या कोई ऑफिसर है या जेसीओ है या आपकी फौज से कोई भी आदमी है, आप खड़े होके बोलोगे अच्छा बता, बोला मेरे को कहाँ पहुंचने में आ रहा हूँ इस वक्त तेरी मदद करने के लिए, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग भी उसी टाइम खड़े होंगे। सो आई गेस ये फर्क पड़ता है कि हम लोगों के जो ब्रदरहुड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेशली जब आप प्रेशर के थ्रू और ऑपरेशंस में जाके, या जैसे विक्रम बत्रा और इनके जैसे यंगस्टर्स से जो उस टाइम कारगिल वॉर में गए या किसी भी वॉर में गए, जो बचकर वापस आ गए, आप उनसे कभी पूछिएगा कि उनकी रिलेशनशिप उनके जवानों के साथ क्या, जिनके साथ वो ये था कि यार अब आपको अगला क्षण नहीं पता था कि आप जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे। तो वो जो आपकी बॉन्डिंग होती है
वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मतलब उसको कोई तोड़ नहीं सकता। So actually, Rohit, for the viewers, I would like to say कि जितना मैं इंडियन आर्मी के बारे में जान रही हूँ, जितना मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मेरा प्यार इंडियन आर्मी के लिए बढ़ रहा है. It's just increasing every day, and not only love, it's like love with respect. And what you said, Rohit, that this is like wherever my Jawan is, or whether you are on leave or whatever. But I think the sense of responsibility, whatever is coming, it's coming from inside. आपके दिल से आ रही है वो. और कॉर्पोरेट में क्या होता है कि बॉस ने बोल दिया, अरे चलो ये तो करना ही होगा, ये जब हम करना नहीं, मतलब एक 50-50 होते हैं, करना नहीं चाहते फिर भी कर रहे हैं हम, तो वो ठीक है, 5 बज गया या 5:30 बज गया, उसके बाद तो चलो आज के लिए तो काफी है. लेकिन जो आप लोगों का आर्मी में होता है वो मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइफ. मतलब एक लाइफस्टाइल है कि इससे आप भागना नहीं चाहते, कि दिस इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं हूँ और ये मैं मेरे देश के लिए मैं कर रहा हूँ, और दिस इज अ फैमिली. आई थिंक द बिग फैमिली आई कैन से, जो आप लोग करते हो और पूरे फैमिली के लिए करते हो. व्हाट डू यू थिंक, रोहित? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं सितंबर 1994 में मैंने अपनी बटालियन ज्वाइन की थी. तो हम शिलोंग में ज्वाइन की थी मैंने अपनी बटालियन. सो जिस दिन मैंने रात को ज्वाइन की और मेरे को रात को ही पता चल गया कि पूरी बटालियन हमारी असम जा रखी थी. तो मेरे को बोला गया तुम 5 बजे सवेरे तैयार होना, तुम बाकी जवानों के साथ और एक अफसर के साथ तुम भी असम जाओगे. अब मैं एक दिन भी नहीं हुआ था, रात ही थी, मैं चला गया. मेरे ना जो पाँव का अंगूठा है उसमें इनग्रोइंग टोनेल की प्रॉब्लम थी. वो मेरा जो नाखून है टूट के ना मेरी स्किन में घुस गया था, एंड इट वाज गेटिंग इन्फेक्टेड. अब मेरे को पहली रात को ही उन लोगों ने ऑपरेशन में भेज दिया. अब वहां पर मैं जाके किसी को बता नहीं पाया कि सर मेरे पाँव में तो ऐसे है. तो वहां पर महीना 1.5 महीना तक ऑपरेशन चला. तो एक दिन मैंने शूज उतारे अपने. तो जैसे शूज उतारे तो इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था कि देयर वाज अ बिग स्टिंक, आप कह सकते हैं ना. जैसे सो आया तो there was this officer who suddenly came to my room and he said, यार ये स्मेल कहाँ से थी? And he saw my thumb. उन्होंने अंगूठा देखा, कहता ये क्या है? उन्होंने मेरे को सीओ से बात की. अब मैं नया नया था, ऑब्वियसली सीओ से बात करने की हिम्मत नहीं थी. उन्होंने कॉल रेडियो पे, उन्होंने सर मैं रोहित को मैं भेज रहा हूँ हॉस्पिटल. मेरे को गुवाहाटी हॉस्पिटल भेज दिया गया. अब गुवाहाटी हॉस्पिटल में मेरा 1 हफ्ते तक रखा, फिर ऑपरेशन किया. तो मेरा 2 हफ्ते में हॉस्पिटल में रह के मेरे को वापस बटालियन भेज दिया. तो हमारे यहाँ ना पर्ची आती है कि भाई आपको क्या चीज एक्सक्यूज है या क्या दवाई लेनी है, डिस्चार्ज समरी टाइप. उसमें लिखा था कि इसको जूता पहनना अलाउड नहीं है अगला 1 महीने तक. अब मैं अभी तक तो कॉम्बैट ड्रेस में था. अब मैं वापस शिलोंग जा रहा हूँ क्योंकि पलटन वापस आ गई थी अपने जो इस भी काम के लिए गई थी. अब मैंने सोचा यार मैं नया नया ऑफिसर हूँ, बटालियन में अभी किसी ने मेरे को ढंग से भी नहीं देखा. चलो 1 महीने तक कंपनी के साथ कहीं पर मेरे को भेज दिया था. मैंने यार मैं चप्पल पहन के तो नहीं जाऊंगा. और यूनिफॉर्म आपने ओजीज पहनी हुई है, ठीक है, मेडल वेडल तो खैर कोई थे नहीं. तो बस यहाँ रैंक लगा था सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम, दैट्स इट, फॉर्मेशन साइन, कहानी खत्म. मैं चप्पल पहन के तो वर्दी की बेइज्जती नहीं करूंगा. मैं शूज पहना और मैं चला गया. तो मैं अपने ट्वाइसी के पास गया. तो हमारे ट्वाइसी साहब भी ब्रिगेडियर रिटायर थे, तो उस टाइम बहुत खुर्राट मेजर हुआ करते थे वो. तो उन्होंने बोला क्या हुआ तेरे को? मैंने सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी. उन्होंने क्या तेरे को डिस्चार्ज सम रही थी? मैंने सर ये. उन्होंने उसमें पढ़ा कि मतलब मेरे को शूज पहनना अलाउड नहीं है. तो उन्होंने ऐसे देखा शूज, कहते तूने शूज पहना कोई प्रॉब्लम? मैंने नहीं. तो कहते हैं कि तो कल से भी शूज पहनेंगे? मैंने हाँ. तो कहते ठीक है तो क्रॉस कंट्री टीम में चला जा, कि वहाँ क्रॉस कंट्री टीम थी. अब मैंने बोला यार शूज तो मैंने इसलिए पहने थे क्योंकि वर्दी की बेइज्जती. अब उन्होंने बोला क्रॉस कंट्री में तो आपको जूते भी पहने टाइट, फिर आपको 12.5 किलोमीटर दौड़ना भी है. यू वोंट बिलीव, आई सेड देखा जाएगा यार, फौज में आया तो थोड़ा बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड नेक्स्ट डे. मैं गया क्रॉस कंट्री टीम में, आई रिपोर्टेड. तो वहां पर एक हवलदार आन सिंह हुआ करते थे. तो ही वाज अ इंटरनेशनल रनर, बहुत लोगों को उन्होंने ट्रेन किया था. सो उन्होंने क्या किया, 2 लड़के दाहिने 2 लड़के बाएं, 2 लड़के सामने 2 लड़के पीछे मेरे को, और मेरे को बीच में कर दिया. एंड पहले दिन मेरे को 25 किलोमीटर दौड़ा दिया. अब मैं दर्द भी हो रहा है, अब मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा. नया नया अफसर है, जवानों के सामने क्या बोलेगा कि मेरे को दर्द हो रहा है, शाम से खून निकल रहा है, थिंग्स लाइक दैट. मैं वापस आया. दूसरे दिन एक आधे दिन की ट्रेनिंग हुई. जब उनको पता चला कि पाँव में मेरे दिक्कत क्या है, क्योंकि मेरा जो बडी था उसने जाके आंसिंग को बताया कि तुम सांप को इतना लंबा लंबा दौड़ा रहे हो, पता भी है तुमको पाँव में चोट लगी है. यू वोंट बिलीव,
उसके बाद से आन सिंह अपने घर से मरहम वो मलहम वगैरह जो भी होता था अपने घर का, जो भी फौज की वो न्यूज़पेपर वगैरह तो पड़ी रही थी, वो अपनी गांव की किसी जड़ी बूटी से कुछ ना कुछ वो बना के लाके मेरे अंगूठे पे लगाते। कैन यू इमेजिन? अच्छा, वो ये काम करते थे। बाकी ऑफिसर्स तो ऑब्वियसली अपना नॉर्मल पीटी दौड़ा, वो लोग अपना ऑफिस वगैरह में चले गए। मेरे तो परमिशन थी कि मैं 12 बजे तक ऑफिस आ सकता था, क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट, ऊपर से क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप प्रैक्टिस। अब एक आदमी बैंडेज लेकर आ रहा है अपने घर से बनवा के। जो हमारा कुक होते थे, वो क्या करते थे, वो स्पेशली अंडे बनाकर रखते थे मेरे को कि इनको ये अंडे खिलाओ ताकि इनको ताकत आएगी। एक आदमी मालिश करने आता था, और ये सब अनऑफिशियली आते थे। अच्छा, शाम को जब हम लोग मेस में बैठ के, जैसे सब ऑफिसर्स बैठ के ड्रिंक कर रहे होते थे, तो मैं भी ऑब्वियसली आई यूज्ड टू बी टेकिंग अ ड्रिंक। तो हमारा जो वेटर है, वो मेरे को आंखें दिखाता था घूर के कि ज्यादा मत पियो, कल सवेरे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कल सवेरे फिर आपने दौड़ना, इन्होंने तो दौड़ना नहीं है। सो देयर वाज सो मच ऑफ लव, और बिना बोले, ये मतलब अनकंडीशनल था। उन्होंने सोचा कि एक नया अफसर आया है, एक तो वैसे ही नया अफसर, ऊपर से क्रॉस कंट्री दौड़ रहा है, पाँव में चोट है, कल को क्रॉस कंट्री जीतेगा तो पलटन का ही नाम होगा। तो मतलब अपने आप बिना कहे इतना प्यार आ जाता है, इतना होता है कि हर आदमी को एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है। तो मतलब छोटी छोटी चीजों से, कि कोई मरहम लगा रहा है तो कोई आंख घूर के, आप अफसर हो लेकिन वो आपको आंख घूर के दिखा रहे कि ज्यादा ड्रिंक मत करो, कल को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिर कोई चिकन बनता था, तो हमारा ना एक सेकंड लेफ्टिनेंट पीस बोलते हैं हम लोग उसको, लेफ्टिनेंट साहब का पीस, क्योंकि जब चिकन बनता है तो सीओ साहब बहादुर बढ़िया पीस लेते हैं, जब तक सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट की बारी है तो उसके लिए सिर्फ ना गर्दन वाला पीस बचता है जिसमें कुछ नहीं होता। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो आपका कुक होता है, मेस कुक होता है, वो आपके लिए, एक लेफ्टिनेंट साहब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए बचा कर रखता है। जब सब खा के चले जाएंगे तो एक स्पेशली प्लेट आती है, बोलते सर अब आप खाना खा लो, क्योंकि आपने ढंग से तो खाया नहीं होगा, आपके लिए बचा ही क्या था। So that is the kind of love which is there in the army. It's totally unconditional love. मतलब एक दूसरे को हेल्प करके let's grow together. इसमें and this is very different from corporate. Corporate में क्या होता है? Corporate में हमेशा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि corporate मैं पहला I started my life with corporate. तो corporate में हमेशा लोगों को, मैं हर कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर यही होता है, मैं दूसरों से भी मैंने सुना है और मेरे जिंदगी के साथ भी हुआ है। मतलब पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो ब्रदरहुड, ये जो टीम स्पिरिट आप बोल रहे हो, ये कॉर्पोरेट में बहुत कम होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होते हैं। अगर कॉर्पोरेट में लेके आए तो शायद कॉर्पोरेट का जो आज जो हम बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेट में तो ऑलवेज द पीपल विल पुल यू डाउन और देयर इज अ बैकस्टैबिंग होता है, तो शायद इमेज अच्छा हो जाएगा। What you are saying, these kind of things are happening in Indian Army, and you have experienced, and I'm sure कि आज के जो officers है, जवान है, they are also experiencing the same. तो ये जो culture है Indian Army का, अगर हमारे corporate में भी आ जाए, तो I think it would be really great. हम सब मिलके we can grow. है ना रोहित? एब्सोल्युटली। पुराने जमाने में, आप तो जापान में बैठी हैं, तो जापान में तो कॉर्पोरेट लॉयल्टी की लोग बात करते थे कि हाँ, मतलब जो आदमी किसी एक पर्टिकुलर जापानीज कंपनी में है, वो बिल्कुल आखिरी तक रहता था। कॉर्पोरेट हाँ, लॉयल्टीज इतनी ज्यादा थी। कॉर्पोरेट में मैं आज की तारीख में ये देखता हूँ कि थोड़ा भी किसी को रेज बिना, आज वो इस नौकरी पे है, कल को वो दूसरी नौकरी पे चला जाएगा, फिर वो मतलब वो पीपल आर लुकिंग फॉर पर्सनल ग्रोथ। हमारे आर्मी में somehow people do not look towards personal growth so much. हाँ, there would be career officers जिनका फोकस अपने करियर की तरफ है, उसमें कोई खैर बुराई नहीं है। तो लेकिन अगर हमारे यहाँ करियर ऑफिसर्स है, तो हमारे यहाँ रेजिमेंटल ऑफिसर्स भी हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी बटालियन और अपनी रेजिमेंट को आगे बढ़ाने में, उन्होंने अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बच्चों की तरफ ध्यान उतना नहीं दिया जितना अब आज की तारीख में उनको आप बैठा के उनसे बटालियन का पूछ लो, वो आपको एक एक जवान का नाम, उसका नंबर, उसके कितने बच्चे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम थी, सब बता देंगे आपको। So these regimental officers are the main or the backbone of the Indian Army. Career officers, of course, hey, careers, but these are the people who look after the entire this thing.
हाँ, लेकिन करियर ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन करियर एक ये इंडियन आर्मी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि टीम स्पिरिट है, एक ब्रदरहुड है। आप अगर करियर भी आप चूज करोगे, लेकिन सबको लेके जाना पड़ेगा, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, डूइंग फॉर द कंट्री, डूइंग फॉर द एंटायर इंडिया। तो वही मुझे लगता है कि टोटली बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और ये जो ब्रदरहुड, ये जो टीम स्पिरिट है इंडियन आर्मी में, ये जरूर आना चाहिए हमारे कॉर्पोरेट में। तो नो सिनेरियो, द पिक्चर वुड बी टोटली डिफरेंट। एंड या एज यू सेड कि जापान में जो होता है, जापान में अभी भी है कि जो लॉयल्टी, जो इंडियन आर्मी में जो लॉयल्टी होता है, वो जापान में अभी भी, अगर आप एक कंपनी में जा रहे हो तो टोटली फॉर होल लाइफ यू विल बी लॉयल टू दैट कंपनी, विल बी अंटिल द रिटायरमेंट। और उसके बाद मतलब एज के हिसाब से, ज्यादातर एज के हिसाब से जापान में उसके तरक्की होते हैं, जो प्रमोशन मोस्टली एज के हिसाब से। तो उसमें डेफिनेटली एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी कुछ होते हैं। बट एनीवेज, हम लास्ट में और एक आपसे कुछ अच्छा सा कहानी सुनना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस का। फिर डेफिनेटली व्यूअर्स वुड लव टू नो अबाउट, स्पेशली हम चाहेंगे कि इंडियन आर्मी के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। इंडिया में रहते हुए भी जो हमारे लिए अपना फ्यूचर को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंट के लिए जो हमारे जवान, हमारे जो ऑफिसर्स है, उनके बारे में हमें बहुत कम पता है। तो दिस इज द, इसीलिए मैंने ये शो शुरू किया कि लोग, नॉर्मल पीपल ये जाने कि कितना सैक्रिफाइस आप लोग करते हो, किस किस से गुजरते हो। और फिर जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे छोटे शहर में हो, ये सब सुन के एटलीस्ट इंस्पायर होके दे कैन गो फॉर दैट। So definitely would love to know one fun story from your experience. फन स्टोरी तो बहुत जो भी हो। ज्यादा। कल आपने बताया था, आपको एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे जवान किस तरीके से होते थे। तो ये बात मैं ले की बता रहा हूँ कि मैं एडजुटेंट था, तो हमारा एक एक्सरसाइज चल रही थी। तो एक्सरसाइज में एक बहुत पहाड़ी को पूरा क्रॉस करके दूसरी तरफ एक दूसरी बटालियन थी, वहां पर जाके उनके साथ हमको कांटेक्ट करना था और पैदल जाना था। और वहां पर फिर गाड़ियां खड़ी थी, वहां से वो बटालियन हमारे जवानों को वापस हमारे पास भेज देती। तो ये टोटल हमने सोचा 4 घंटे में ये लोग इधर से जाके उधर चले जाएंगे। अच्छा, लद्दाख वगैरह पहाड़ी रीजन में क्या होता है, 12 बजे के बाद मौसम थोड़ा खराब होना शुरू होता है। तो 5:30 बजे मैंने सबको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मैंने इनको जो भी ब्रीफिंग थी, मैंने ब्रीफिंग दिया। मैं उसी टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना था। तो उन सबको ब्रीफिंग दी, मैंने बोला कि और जो जेसीओ साहब थे वो हमारे बॉक्सर थे, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग वगैरह काफी खेल खाल चुके थे, काफी मुक्के उक्के उनके ऊपर पड़ चुके थे। तो निहायत ही शरीफ, निहायत ही लॉयल, लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता था। तो उनको मैंने बोला कि साहब, आप इस पहाड़ी से उस पहाड़ी के कोने तक जाओगे, रास्ते में अगर आपको रिस्क मिले, ठीक है, आप वापस लौट आओगे। मतलब ये नहीं कि आपको पहाड़ी क्रॉस ही करनी है, छोटी मोटी एक्सरसाइज चल रही, कोई ज्यादा नहीं है। ऐसे जहां रिस्क मिले वहां से आप यू टर्न करोगे, वापस आओगे। अब 5:30 बजे मैंने उनको कालिका माता की जय पुकार कर उनको मैंने राम राम बोल के विदा कर दिया। अब दोपहर का टाइम हो गया, मैं बाकी कामों में बिजी हो गया, बाकी चीजों में बिजी हो गया। शाम को 5 बजे मेरे को सीओ का कॉल आया कि रोहित, वेयर योर टीम, तेरी टीम कहाँ गई? मैंने सर, मैं अभी दूसरी बटालियन कॉल करता हूँ। मैंने दूसरी बटालियन कॉल किया, उन्होंने टीम तो आई नहीं यार, हम तो सवेरे से बैठे हैं, दोपहर का खाना उन्होंने हमारे साथ खाना था, वही ठंडा हो गया। अब मैं उनको रेडियो कॉल पे रेडियो कॉल करने में लगा हूँ और रेडियो पे वो आ ही नहीं रहे। अब मैं इरिटेट भी हो गया, फ्रस्ट्रेट भी हो गया। फिर मैंने एक दूसरी टीम तैयार की कि जरूरत पड़ के, ऐसा तो नहीं कहीं कहीं गुम हो गए, चाइना बॉर्डर पास में है, कुछ हो सकता है, कुछ भी, कोई भी इवेंचुअलिटी। और जब आपका दिमाग में, मतलब जब आप इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो आपका दिमाग बहुत हजारों जगह चलता है। आज ऊपर से टेंशन में कि यार भेजा मैंने था, क्या मेरी ब्रीफिंग सही थी, क्या मैंने सही बताया, क्या उनको बिल्कुल करेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया। मैं अपनी चीजों के ऊपर 50 बार आई वेंट ओवर इट, और रेडियो पे मेरा ऑपरेटर लगा हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक रात के 11 बजे मेरे को खबर आई कि साहब वापस आ गए। तो मैंने कहा से वापस आए? कहते साहब वो लोग उधर गए थे और वहां से सिख रेजिमेंट की गाड़ियों में वापस आ रहे हैं। अब मैं आग बबूला हो रखा था मैं। तो मैंने सोचा आज मैं ना सबको खूब गालियां दूंगा और सबको खूब डांटूंगा कि क्या है तुम, 5:30 का बोला, 12 बजे तक इट वुड हैव बीन ओवर। अब रात के 12 बजने वाले हैं, मेरा बीपी हाई हो गया है।
मैं सोचा कि मैं गुस्से से जाके ना उनको सबको डांटूंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं एज एन ऑफिसर उनके ऊपर जाके उनको ऊपर चढ़ सकता, वो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए। हमारे जो केसर साहब थे, जो बॉक्सर थे, वो मेरे ऊपर चढ़ गए और वो मेरे ऊपर चीखने लगे, कह रहे साहब क्या आप करते, आपका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही नहीं है, आपने हमको सवेरे से भेज दिया, भूखे हैं हम। ये तो मैंने बोला कि मैंने जब आपको बोला था, आपको आपका काम बस इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर जाना था, इसमें इतना क्या था, इतना टाइम 12 घंटे से ज्यादा क्यों लगे? कहते साहब आपने बोला रास्ते में रिस्क मिलेगा, हम पूरे रास्ते रिस्क ढूंढते रहे। कौन सी बटालियन का रिस्क था वो? कहता हवलदार रिस्क तो हमको मिला ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि रिस्क का मतलब तो था खतरा। अगर अगर आपको रास्ते में खतरा मिले तो आप वापस आ जाना। मतलब मौसम खराब हो गया, बादलों वो हो गया, विजिबिलिटी कम हो गई, तब वो उन्होंने बोला अच्छा साहब, कहते साहब मेरे को लगा रिस्क किसी साहब का नाम है, और हम पूरी पहाड़ी हमने छान मारी की रिस्क कहाँ है, रिस्क है क्या, हमको रिस्क नहीं मिला। कहता सर हमने 4 पहाड़ियां ढूंढी, हमको लगा कि, कहता और पूरे उन लोगों ने दूसरी फ्रीक्वेंसी पे जाके रिस्क को कॉल करते रहे। और फिर मैं वापस जब आया तो सीओ ने पूछा हाँ रोहित कहाँ हुआ? मैंने सर अगली बार से अपने जवानों को सब कुछ बताऊंगा, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, सबको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज बताऊंगा। और उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, ज्यादा ऑब्वियसली हिंदी, अब तो खैर जवान इंग्लिश भी बोलता है, उस जमाने में ये रिस्क मैंने नहीं लिया कि फिर से किसी को रिस्क के बारे में बताओ, क्योंकि वो पूरे दिन और रात रिस्क ढूंढता रहा, उसको रिस्क नहीं मिला। you know So, so viewers, हम भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम भी इसको हिंदी में ही कर रहे हैं एपिसोड को। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज्यादा हिंदी में हम लोग वापस जाए भारत को, हम हिंदी ही ज्यादा सिखाए कि हमें रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े अंग्रेजी की। तो ये थे अब, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड जो हमने शुरू किया है। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मिश्रा का दूसरा एपिसोड था हमारे साथ, वो आते ही रहेंगे और हमें एंटरटेन करते रहेंगे, क्योंकि ये बस मैं एक होस्ट हूँ। मेरा जो what my objective is to inspire the entire India, कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लोग जो करते हैं वो हम सबके लिए करते हैं। हाँ, ये लोग अपना काम लेके जाते हैं आर्मी में, आर्मी को चूज करते हैं, लेकिन दे आर सेविंग द एंटायर इंडिया। अगर ये लोग ना होते तो हम सो नहीं पाते रात को। तो प्लीज बी ग्रेटफुल एंड प्लीज अगर आप लोग जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में तो अपने मन में डिलेमा मत रखिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एंड जॉइन इंडियन आर्मी। एंड रोहित, थैंक यू सो मच for so many, and I kept laughing, and I'm sure कि all the viewers, they're just laughing like anything listening all this story, and they're very much inspired to join the army. I have no doubt about it. I hope so. I hope so. Yeah. So thank you, and we will look forward to have you again on this show. Thank you so much, Nubur. Jai Hind. Thank you so much, and Jai Hind.